क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्का क्या था? प्राचीन भारत में निष्का क्या था? तो वो मौर्यों का स्वर्ण सिक्का को निष्का कहा जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मौर्यों की आधिकारिक मुद्रा पान थी। पान चांदी से बना होता था। वह तीन तीन चौथाई तोला के बराबर होता था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्य काल के दौरान सिक्कों के खनन का उल्लेख है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के रूपक के रूप से जाने जाते थे। हर्ष के चांदी के सिक्कों को ड्रैचों के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, उपशासक एक पाठ किस से संबंधित है? उपशासक एक पाठ किस से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों से संबंधित है? बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों से संबंधित है तो ये है मिलिंद, अभिधर्ममोक्ष और महावस की संवाद है। इसे पाली भाषा में लिखा गया है। अभिधर्ममोक्ष क्या है? वसुबंधु द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? वसुबंधु द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। महावंशा क्या है? महावंशा पाली में लिखी गई है। एक कविता है और ये इसमें बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी है। ये राजा विजय के शासनकाल में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या है? चिनाब का ऋग्वैदिक नाम अस्किनी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिनाब का ऋग्वैदिक नाम अस्किनी है तथा चिनाब चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल वारालाचा दर्ला है और विस्तता का झेलम का ऋग्वैदिक नाम विस्तता है। झेलम का ऋग्वैदिक नाम विस्तता है। रावी का ऋग्वैदिक नाम पुरुषनी है। व्यास का ऋग्वैदिक नाम विपस है और अस्किनी किसका है? चिनाब का अस्किनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ किसकी अवधि के अंतर्गत आता है? मतलब किसके शासनकाल के अधीन बना है? तो ये बना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महरौली का जो लौह स्तंभ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बना है। यह 7.2 मीटर है, यानी 23 फीट 8 इंच का है। 23 फीट 8 इंच का है। ये इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन में शुल्काध्यक्ष शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुल्काध्यक्ष शब्द टोलों के संग्रह को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे अध्यक्ष थे, जैसे पान्याध्यक्ष वाणिज्य अध्यक्ष को कहा जाता था। बाजार के जो अध्यक्ष होते थे उसको समस्याध्यक्ष कहा जाता था। वजन और माप के जो अध्यक्ष होते हैं उसको पैथवा अध्यक्ष कहते थे और जहाज़ों के जो अध्यक्ष थे उसको नवाध्यक्षा कहा जाता था और खान के जो अध्यक्ष थे उसे अकाराध्यक्षा कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन भगवानों में से किनको लोकपाल या विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? किनको विश्व के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो इंद्र, यम, इंद्र, वरुण और कुबेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। हिंदू धर्म में लोकपाल 8, 9 और 10 प्रमुख दिशाओं में से जुड़े दिशाओं के संरक्षक को संदर्भित करता है। बौद्ध धर्म में लोकपाल 4 स्वर्गीय राजाओं और अन्य रक्षक आत्माओं को संदर्भित करता है। 4 दिशाओं के रक्षक है, जैसे उत्तर की दिशा का रक्षक कुबेर हो गया, दक्षिण का यम हो गया, पूर्व का इंद्र हो गया तथा पश्चिम का वरुण देवता हो गया। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? तो
तो किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जैन सभा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। यह इसकी अध्यक्षता थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी यह जैन सभा, और इसमें क्या हुआ था? दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म को बांट दिया गया था। अगला है विनय पिटक एक पुस्तक से संबंधित है। विनय पिटक, इसमें जैन सभा का आयोजन प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव थे। द्वितीय जैन तीर्थकर अजितनाथ। तृतीय जैन तीर्थकर संभवनाथ। चतुर्थ जैन तीर्थकर अभिनंदनम नाथ। पांचवा कौन था? पांचवा था पांचवा जैन तीर्थकर सुमतिनाथ। तेईसवां जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 24वां जैन तीर्थकर महावीर। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक एक पुस्तक से संबंधित है। तो विनय पिटक एक बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संधि विग्रह गुप्तकालीन शिलालेखों में उल्लेखित एक उच्च अधिकारी का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? एक विदेश मंत्री का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक विदेश मंत्री। संधि विग्रह नामक उच्च अधिकारी का उल्लेख गुप्त शिलालेखों में किया गया था, जो विदेश मामलों के मंत्री थे। अगला है अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो तोसाली में थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूर्वी प्राचीपत की राजधानी कलिंग के समीप थी, जिसे तोसाली में थी। अशोक ने अपने शासनकाल में कलिंग का युद्ध जो लड़ा था वो 13वें शिलालेख के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1.5 लाख ने की प्रण ले लिया था। अगला क्वेश्चन है इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं में से कौन सा जोड़ा और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किया गया है? किसके? कृष्णदेव राय, सम्रांग सूत्रधरा, ये नहीं है। महेंद्र वर्मन, मटाविल्सा प्रसन्न, ये सही है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनजांग बोले तो हुआनसांग किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया था? डी माइचोस आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे। मोहम्मद बिन बतूता के शासनकाल इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलकी के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये कार्तिक के जन्म की कहानी है, ऑप्शन बी। कार्तिक कौन है? भगवान शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र है, और पहला पुत्र भगवान शिव। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। वो विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। कालिदास की महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी? कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम और विक्रमोर्वशीयम की महत्वपूर्ण रचना है कालिदास की। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कण्व वंश की राजधानी थी,
मतलब कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में। और कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव कंद। और अंतिम राजा कौन है कण्व वंश के? सुशर्मान कंद अंतिम राजा थे कण्व वंश के। अगला है, उस सम्राट का नाम बताइए जिसने वेशनगर को शुंग वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। वेशनगर को भगभाद्रा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भगभाद्रा के बारे में देखते हैं। भगभाद्रा ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में 110 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया और मध्य प्रदेश के वेशनगर को अपना राजधानी स्थापित किया था। अगला है, वैदिक सभ्यता किस नदी के साथ विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के साथ विकसित हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगी। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व माना जाता है। यह अवधि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद फलने फूलने वाली भी माना जाता है। अगला है, 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए। 5वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री का नाम? या इत्सांग, वैनसांग, फाहियान और इनमें से कोई नहीं। तो फाहियान ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाहियान चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। उसके शासनकाल के दौरान हुएत्सांग भारत की यात्रा पे आए थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन तीसरे जैन तीर्थ? शुरू में हमने बताए थे कि तीसरे जैन तीर्थकर कौन है? संभवनाथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज में निम्न में से कौन सी जाति अनुपस्थित थी? तो कौन सी जाति अनुपस्थित थी? आपका दास अनुपस्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। हीनयान बौद्ध और महायान बौद्ध में अंतर है क्या है कि वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट।